Hello everyone, this side Mayank Jhunjhunwala from IIT Kanpur. So today we are going to solve chapter relations and functions from NCERT exemplar. We have already started it. And I've just given you a brief overview of what basically relation defines, what is a relation, what are functions and types of functions, one on two, bijective. And for relations, we have also learned three types of relations: reflexive, symmetric, transitive. So we have learned till then, and then we have started with the exercises. And I think we have done a couple of questions till question number 23 we had done. So we had to start from 20. Oh no, 22 we have done. We have to start from 23. Okay, one second. So let's start with question number 23. 23. So what is saying? It is saying like A equal to 1 to 9 and R be the relation A cross A defined by AB R C D if A plus D equal to B plus C. Then prove that R is an equivalence relation and also obtain the equivalent class 2 5. Okay. तो अपने को क्या दिया हुआ है, जो अपना रिलेशन है वो ए क्रॉस ए में बिलोंग करता है. इसमें बिलोंग करता है ए क्रॉस ए में. ओके. सो अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है रिलेशन है ए बी आर सी डी. क्या दिया हुआ है, सॉरी, रिलेशन दिया हुआ है ए बी आर सी डी. ठीक. तो अपने को रिलेशन दिया हुआ है ए बी आर सी डी. मतलब ये तो पक्का है कि आपको कम से कम दो डिफरेंट वैल्यूज लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको दो डिफरेंट वैल्यूज के बीच में, चार डिफरेंट वैल्यूज के बीच में दो सेट बने हुए हैं इसलिए. ठीक है. तो सबसे पहले वही अपन लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए. तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो हम लोग क्या बोलना, अगर ए बी होल्ड कर रहा है तो ए बी आर ए बी भी होल्ड करना चाहिए बेसिकली. तो बेसिकली रिलेशन क्या है मेरा रिलेशन है ए प्लस डी शुड बी इक्वल टू बी प्लस सी. ठीक. ये मेरा रिलेशन है बी प्लस सी, ये मेरा रिलेशन है. ठीक है. तो बेसिकली क्या करता हूँ, पहले तो मैं रिफ्लेक्सिवली चेक करता हूँ. तो अगर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा बी should be in relation with a comma b, should be in relation with a comma b. Okay, so this is the thing. इसमें अपन लोग क्या करेंगे, इसमें अपन लोग करेंगे a प्लस डी, मतलब a प्लस बी इक्वल टू b प्लस सी, मतलब b प्लस ए. तो ये तो अपन को दिख रहा है कि a प्लस बी और b प्लस ए बराबर ही होते हैं. मतलब ऑब्वियस बात नहीं कि a प्लस बी और b प्लस ए बराबर होंगे. इसका मतलब मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव तो है. ठीक है. नाउ चेकिंग फॉर सिमेट्रिक पार्ट. अगर मेरा ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है तो मेरे को क्या चेक करना है, मेरे को चेक करना है सी डी आर ए बी होल्ड करता है कि नहीं करता. नाउ आई हैव टू चेक फॉर सी डी आर ए बी. अब मुझे ये चेक करना है. ठीक. तो क्या करें इसमें, तो वही करते हैं फिर अपन ए प्लस डी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस बी, सी प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे बी प्लस सी. तो बी प्लस सी की जगह यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस डी. ठीक. तो देखो अब जो ये चीज लिखी हुई है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, वो चीज तो यहाँ पे भी लिखी हुई है और ये चीज ट्रू है. अपन ये चीज लेके चल रहे हैं और इससे अपने को ये चीज देखनी है कि दिस थिंग होल्ड्स और नॉट. और अपने को ये चीज दिया हुआ है तो बेसिकली दोनों चीज सेम ही लिखी हुई है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया. तो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक. नाउ चेकिंग फॉर ट्रांजिटिव वन. तो ट्रांजिटिव के लिए अगले पेज पे चेक करते हैं. अब क्या चेक करना है, अपने को चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए. तो कैसे चेक करेंगे, अपन लोग दो रिलेशन लेते हैं. एक लेते हैं ए बी आर सी डी, ए बी इन रिलेशन विद सी डी, और दूसरा लेते हैं सी डी इन रिलेशन विद ई एफ. ये तो हो गया पहला. और दूसरा लेंगे सी डी इन रिलेशन विद ई एफ. ठीक. तो अपन ये दोनों लेंगे, अपन चेक करेंगे क्या दिया हुआ है अपने को. अपने को दिया हुआ है ए प्लस डी इक्वल्स बी प्लस सी. ए प्लस डी इक्वल्स
बी प्लस सी, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सी प्लस एफ, उसी कंडीशन के हिसाब से सी प्लस एफ इक्वल्स डी प्लस सी, डी प्लस ई। ठीक है, तो अपने को क्या प्रूफ करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव कि ए बी in relation with EF holds in relation with EF। ठीक। तो अभी चेक करना है अपने को, तो अपने को बेसिकली ए प्लस एफ निकालना है ना। तो अपन लोग क्या करें, अपन लोग इन दोनों को ऐड कर देते हैं बेसिकली, या फिर अपने को क्या चाहिए, अपने को सी और डी को हटाना है ना। तो बेसिकली मैं एक काम करता हूँ कि आई एम सब्ट्रैक्टिंग ए प्लस डी माइनस डी प्लस सी, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए प्लस डी माइनस डी प्लस सी। ठीक, माइनस डी प्लस ई, सॉरी, इक्वल टू बी प्लस सी, मैं इससे इसको माइनस कर रहा हूँ ना, माइनस सी प्लस एफ। ठीक है, और दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि मेरे को बराबर दिए हैं। मैंने बस एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब अगर मेरा टू टू बराबर है, वन वन बराबर है, टू माइनस वन और टू माइनस वन भी बराबर ही होंगे ना, बेसिकली वो चीज़ है। तो यहाँ से सी और सी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से डी और डी कैंसिल हो जाएंगे, और मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए माइनस ई इक्वल टू बी माइनस एफ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं एफ और ई को इधर उधर ले जाऊं ताकि मेरे को सिर्फ प्लस मिले, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। और ये रिलेशन क्या है, रिलेशन ये तो है, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, ये तो रिलेशन नहीं है, और ये अपन ने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। और जब कोई फंक्शन तीनों होता है तो फिर वो इक्विवेलेंस होता है। वो चीज अपने को प्रूफ करनी थी, प्रूफ दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सो वो अपन ने प्रूफ कर दी। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द डेफिनेशन prove that the function a to b is invertible if and only if it is both 1 1 and on 2। ठीक है, तो इसमें तो अपन लोग एक काम करते हैं, अपन लोग लेते हैं कि मेरा ए टू बी फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, अपन लोग उल्टा चलते हैं, फिर अपन लोग कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से मेरा जो फंक्शन है ए टू बी वो मैनी वन है। ठीक है, मैं इसको मैनी वन लेके चल रहा हूँ, मैनी वन। ठीक है, तो अगर ये मैनी वन है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा एफ ऑफ ए को लेट्स से मैं कुछ भी मान रहा हूँ, एफ ऑफ ए को मैं कुछ भी मान रहा हूँ, लेट्स से पी मान रहा हूँ। और फिर मेरे को, क्योंकि मिनिमम मान रहा हूँ तो मेरे को एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू भी पी आए, लेट्स से एफ ऑफ बी भी पी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे को इन्वर्टिबल फंक्शन देखना है ना, तो बेसिकली एफ इनवर्स पी ए हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से एफ इनवर्स पी बी हो जाएगा, एफ इनवर्स पी यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, अब देखो, इस केस में क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, फंक्शन कब डिफाइन होता है, फंक्शन तब डिफाइन होता है जब दो एक्स से एक बाय हो तब चलेगा, लेकिन एक एक्स के लिए दो बाई नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मेरा फंक्शन में एफ इनवर्स को फंक्शन लेता हूँ मेरा, तो मेरा एक ही एक्स के लिए दो बी डिफाइन हो रहे हैं, एक बार ए एक बार बी, सो दिस थिंग इज नॉट अ फंक्शन। ये मैंने आपको बताया, ये फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि एक एक्स के लिए दो वाई नहीं हो सकते, तो यहाँ पे एक ही एक्स से पी उसके लिए दो वाई है, तो इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो ये तो अपन ने प्रूफ कर दिया कि फॉर इनवर्टिबल द फंक्शन शुड बी वन वन। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, वापस कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलते हैं, अपन लेके चलते हैं, लेट फंक्शन ए टू बी इज नॉट ऑन टू, लेट फंक्शन ए टू बी इज नॉट ऑन टू नहीं, अपन लोग ये लेके चलते हैं। ठीक, इज नॉट ऑन टू। ठीक, तो अपने को प्रूफ करना है कि अपने को कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ करना है। ठीक है, तो वापस कुछ वैल्यू लेते हैं, अपन लोग लेते हैं लेट बी इक्वल टू सम सेट, लेट्स से पी क्यू आर, पी क्यू आर एंड
लेट ए इक्वल टू सम सेट, लेट से कुछ भी ले लो, पी क्यू ले लो, ठीक है। अब क्योंकि मेरा फंक्शन ए टू बी जा रहा है, तो बेसिकली मेरा पी जाएगा इन तीनों में से किसी पे, क्यू जाएगा इन तीनों में से किसी पे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है मतलब मेरी जो रेंज है कोडों में बराबर नहीं है, वो मेरे को दिख रही है यहाँ से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पी जाएगा किसी एक में, क्यू जाएगा किसी एक में, फिर भी एट मैक्सिमम एट मिनिमम एक तो बचा रह जाएगा ना। ये भी हो सकता है कि पी पी में चला जाए, क्यू पी में चला जाए, तो दो बच जाएंगे। लेकिन ऐसा मिनिमम कम से कम एक तो बचेगा ही ना, क्योंकि पी एक में जा सकता है, क्यू एक में जा सकता है, एक ना एक बच जाएगा। तो ये मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं है। लेट्स से मेरा पी जा रहा है पी पे, क्यू जा रहा है क्यू पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो आर है उसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है। जो ए होता है उसको मैं बोलता हूँ प्री इमेज, और बी को मैं बोलता हूँ इमेज। तो आर के लिए मेरे पास कोई प्री इमेज नहीं होगी, ठीक है। और मेरे को पता है कि अगर मेरे को फंक्शन इन्वर्टिबल बनाना है तो मेरा एक्स की वैल्यूज ये बन जाएंगी और वाई की वैल्यूज ये बन जाएंगी जब मेरा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो आर के लिए मेरे पास कोई वाई नहीं होगा, तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मेरा फंक्शन जो है वो फंक्शन है, क्योंकि मेरे को उस फंक्शन में एक्स की वैल्यू डालने में कुछ वाई की वैल्यू नहीं मिल रही है। बेसिकली जब उस फंक्शन की डोमेन में, उस फंक्शन की डोमेन के लिए मेरे को कोई रेंज ही नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि अभी ए टू बी में जाऊंगा तब तो मेरा पी क्यू आर मेरी रेंज है और पी क्यू मेरा डोमेन है। तो पी के लिए कुछ आंसर है, क्यू के लिए कुछ आंसर है, लेकिन आर के लिए कुछ आंसर नहीं है। आर के लिए जो आर है उसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है। लेकिन जब मेरा बी टू ए होगा, मतलब जब मैं फंक्शन का इन्वर्स करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा बी बन जाएगा डोमेन, ए बन जाएगा रेंज। तो पी के लिए कुछ आंसर होगा, क्यू के लिए कुछ आंसर होगा, लेकिन आर के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं सामने देने को। तो बेसिकली मेरा एक एक्स अनडिफाइंड रह जाएगा, तो मेरा फंक्शन फिर डिफाइंड ही नहीं होगा ना बेसिकली, बिकॉज जो आर है उसकी कोई प्री इमेज नहीं है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए ऑन टू भी होना चाहिए। हेंस माय फंक्शन शुड बी बोथ वन वन एंड ऑन टू इफ इट हैज टू बी इन्वर्टिबल। बस प्रूफ कर दिया अपन ने, ठीक है। इसको अपन लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा तभी मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल है, अदरवाइज वो इन्वर्टिबल नहीं है। बाइजेक्टिव इज वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। फंक्शंस एफ जी आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स एंड जी एक्स। फाइंड एफ, अब अपने को जो दिया हुआ है अपने को फाइंड करना है, तो ये तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाला करते हैं, एफ ओ जी, एफ ओ जी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, बस मैं एफ एक्स में जहाँ पे एक्स है वहां पे मैं जी डाल दूँ, जी एक्स डाल दूंगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 2x-3 का स्क्वायर, 2x-3 स्क्वायर, 2x-3 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2x-3 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा एफ ओ जी। अब इसको सॉल्व कर लो खोल के, तो ये क्या खुलेगा, ये खुलेगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर -12x, और यहाँ से आएगा +6x। तो बेसिकली हो जाएगा -6x, फिर यहाँ से आएगा +9, यहाँ पे दिया हुआ है -9, तो वो कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी लेफ्ट विद +1, ठीक है। तो ये तो हो गया एफ ओ जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अपना जी ओ एफ। क्या है, जी ओ एफ, ठीक। तो जी ओ एफ है, तो जी ओ एफ में क्या होगा, जी ओ एफ में एक्स की जगह में डाल दूंगा एफ एक्स, जी में जो एक्स उसकी जगह में डाल दूंगा एफ एक्स। उसमें मैंने डाला था एफ में जो एक्स उसकी जगह मैंने जी एक्स डाला था, यहाँ पे जी में जो एक्स उसकी जगह मैं एफ एक्स डाल रहा हूँ। तो बेसिकली 2x-3 में मैं डाल दूंगा 2f(x). एफ एक्स क्या है, x² + 3x + 1, x² प्लस 3x + 1, x² + 3x + 1 -3, ठीक। अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा, वी विल गेट 2x² + 6x + 2 -3, तो इट वुड बी -1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जियो एफ। थर्ड वाले में क्या बोला है, एफ ओ एफ, वो भी सिमिलर वे में हो जाएगा, एफ ओ एफ, एफ ओ एफ मतलब एफ एफ एक्स में जो एक्स है उसकी जगह मैं एफ एक्स डाल दूंगा। बेसिकली एफ एक्स में जो एक्स है उसकी जगह मैं एफ एक्स डाल दूँ। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की जगह डालूंगा एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये मैं पूरा ढंग से लिख के बताता हूँ आपको, एक्स की जगह मैं वापस एफ ऑफ एक्स ही डाल रहा हूँ बेसिकली। तो बेसिकली हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एफ एक्स + 1 प्लस 3 टाइम्स एफ एक्स + 1, ठीक। तो ये हो जाएगा बेसिकली। अब यहाँ पे एफ एक्स डाल दो, क्या है,
यहाँ पे एफ एक्स डाल दो। सो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स सेम थिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक, प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मैं ऊपर वाला पार्ट क्लियर कर देता हूँ। तो इट वुड बिकम, क्या आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स पावर 4। मतलब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, क्या आएगा इसका फाइनल आंसर? इसका फाइनल आंसर यू विल गेट एक्स पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 6x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। ओके, प्लस 15x, 15x है, प्लस 15x प्लस 5। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे थर्ड पार्ट का आंसर। सिमिलर वे में मैं जीओ भी निकाल दूंगा, 2 टाइम्स gx-3, मतलब 2 टाइम्स 2x-3 -3। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन क्यू। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव। इसमें से कौन से फंक्शंस कम्यूटेटिव है अपने को बताना है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है कि बेसिकली मतलब बिल्कुल सॉल्व करना देखना। बेसिकली कम्यूटेटिव ये होता है कि अगर ए इंटू बी होल करा तो बी इंटू ए, मतलब बी इंटू बी होल करना चाहिए बेसिकली। मतलब आप पोजीशन चेंज कर सकते हो बेसिकली कम्यूटेटिव में। तो चेक करते हैं पहले वाला। फर्स्ट वाले मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान रखना। स्टार का मतलब अलग अलग चीज है, वो अपने को दिया हुआ है। यहाँ पे स्टार बस एक सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है स्टार का मतलब। पहले मेरे को दिया हुआ है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी फॉर ऑल ए माइन फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू क्यू। ठीक है, तो देखना है कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो ए स्टार बी ये है, बी स्टार ये क्या होगा? जो मेरे को रिलेशन दिया है मेरे को उससे देखना है। बी स्टार ये हो जाएगा बी माइनस है, और मेरे को पता है कि ए माइनस बी और बी माइनस से बराबर नहीं होते। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो मेरा फंक्शन कम्यूटेटिव होगा, वरना कम्यूटेटिव नहीं होगा। और मेरे को पता है कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस है, एक माइनस का फर्क आएगा। सो बेसिकली इट इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो ये तो कम्यूटेटिव होगा, आपको दिख गया होगा। फिर भी मैं प्रूफ कर देता हूँ। सो अब मैं जब बी स्टार ए निकालूंगा, बी स्टार ए, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, दोनों बराबर होते ही हैं। सिंस बोथ आर कमिंग टू बी इक्वल, सो ये कम्यूटेटिव है। ठीक, आगे चलते हैं थर्ड वाले पे। इसमें क्या बोल रहा है? ए प्लस ए बी, क्या बोलता है? ए स्टार बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। ठीक है, मतलब और बी स्टार क्या हो जाएगा? बी स्टार ए हो जाएगा बी प्लस ए बी, बी प्लस बी है मतलब वही। अब मेरे को दिख रहा है कि ए प्लस ए बी और बी प्लस बी जरूरी नहीं है बराबर हो, मतलब बराबर हो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ए को 1 ले लूँ बी को 2 ले लूँ तो भी अब चेक कर लो, ये आ जाएगा 1 + 2 3, ये आ जाएगा 2 + 2 4, तो बराबर हो ही नहीं सकता है। सो ये वापस नॉन कम्यूटेटिव। अगर ए और बी सेम है तब हो सकता है बराबर, वरना फिर बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कहीं पे भी कि ए और बी सेम है, इसलिए। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। फिर फोर्थ वाले में क्या बोला है? फोर्थ वाले में बोला है ए स्टार बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए
माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, ये ए स्टार बी है तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी स्टार ए, दिस वुड बी इक्वल टू बी माइनस ए स्क्वायर, बी माइनस ए होल स्क्वायर। अब मेरे को पता है क्योंकि होल स्क्वायर है तो यहाँ पे बस एक प्लस माइनस का फर्क आएगा, लेकिन वो स्क्वायर होके वापस पॉजिटिव हो जाएगा बेसिकली। तो ये जो ए माइनस बी का स्क्वायर है और बी माइनस ए का स्क्वायर है, दोनों बराबर होते हैं। वी नो इट वेरी वेल। ठीक है, सो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया कम्यूटेटिव। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। बस अपने को ऑर्डर करके देखना होता है, ऑर्डर करके जो बन रहा होता है, अगर वो और पुराना वाला इक्वल है तब तो अपना फंक्शन कम्यूटेटिव है, अदरवाइज इट इज नॉट। ठीक है, सो इट वाज 26। मूविंग ऑन टू 27th। तो 27th, सॉरी 27th में क्या दिया हुआ है, 27th में दिया हुआ है, let's start again with the binary operation and defined on real numbers by a star b equal to 1 plus ab। क्या दिया हुआ है, a star b, a star b equal to 1 plus ab, 1 plus ab, ये मुझे दिया हुआ है, where ab belongs to r, then the operation star is commutative but not associative। अब ये सब मेरे को चेक करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं कम्यूटेटिव चेक कर लेता हूँ, ए स्टार बी ये है तो बी स्टार ए क्या होगा, बी स्टार ए क्या होगा, दिस थिंग वुड बी नथिंग बट 1 plus ab ओनली, 1 प्लस ए बी या बी ए की बात है, मेरे को पता है 1 plus ab हो चाहे 1 plus b हो, दोनों बराबर है। ठीक है, तो मेरा फंक्शन कम्यूटेटिव तो है, ये तो मैंने प्रूव कर दिया, माई फंक्शन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, फिर मुझे क्या चेक करना है, फिर मुझे चेक करना है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव होता है कि बेसिकली आपको ब्रैकेट की पोजीशन बदलनी पड़ती है और इसके लिए आपको 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। मतलब मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मेरा है ए स्टार बी स्टार सी, पहले मैं ये निकालता हूँ, ये क्या आ रहा है, ए स्टार बी स्टार सी क्या आ रहा है, ए स्टार बी स्टार सी आ रहा है, ए स्टार, पहले बी स्टार सी को खोलो तो हो जाएगा 1 plus बी सी, ए स्टार 1 plus बी सी, एंड दैट वुड बी इक्वल टू, वापस स्टार को खोल दो तो हो जाएगा 1 प्लस, दोनों स्टार वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, तो 1 प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बी सी। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस ए बी सी, क्या आ रहा है, इट इज कमिंग टू बी इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस ए बी सी। ठीक है, सो ये चीज आ रही है 1 प्लस ए प्लस ए बी सी। ठीक है, अब मेरे को एसोसिएटिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैंने एक ब्रैकेट लगाया बी स्टार सी पे, अब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा ए स्टार सी पे और ए स्टार बी पे, फिर चेक करूंगा बेसिकली। मतलब ये लिख रहेंगे उसी ऑर्डर में, बस मेरे को ब्रैकेट चेंज करना है। अब अगर ये दोनों सेम आते तब तो मेरा फंक्शन एसोसिएटिव है, वरना वो एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं ए स्टार बी चेक करता हूँ क्योंकि उस पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी स्टार सी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी, 1 प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस सी प्लस ए बी सी, ए बी सी, और मैं देख सकता हूँ कि ये दोनों बराबर नहीं है, ए और सी का डिफरेंस है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब मेरा फंक्शन एसोसिएटेड तो नहीं है, तो कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटेड नहीं है। इट इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, फर्स्ट पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसका सही आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं अपन लोग, 28 पे, 28 ऑब्जेक्टिव वाले पे। ठीक है, तो 28 में क्या बोला है,
चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 20 to 47. ठीक है. Let T be the set of all triangles in the Euclidean plane, and let a relation R on T be defined as A R B, where if A is congruent to B. मतलब T set of triangles है और उसमें हमने रिलेशन लिया है A R B, यहाँ पे A और B आपस में congruent है. ठीक है. तो ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंट से क्या है? तो अपने को चेक करना पड़ेगा. देखो A R B दिया हुआ है मुझे और मुझे बोले कि A और B कॉन्ग्रुएंट है. अब मेरे को चेक करना है तो मैं सिमेट्रिक का पहले तो मैं रिफ्लेक्शन चेक करूंगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे को कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है ना, सो फॉर कॉन्ग्रुएंसी वी विल टेक ARA. अब मेरे को पता है दो ट्रायंगल आप मतलब सेम ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, मतलब सेम ही होंगे. कॉन्ग्रुएंट तो छोड़ो, कॉन्ग्रुएंट और सेम में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन दो ट्रायंगल सेम होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी होंगे. अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी से तो बी कॉन्ग्रुएंट होगा ए से. मतलब वो एक ही बात है, लेकिन अपने को मैथमेटिक्स में लिखना पड़ेगा. अगर ए आर बी होल्ड कर रहा है तो बी आर ए होल्ड करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट है तो बी और ए भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो ये भी ट्रू है, मतलब मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है. अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं. लेट्स से ए आर बी होल्ड कर रहा है, मतलब ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, ए और बी कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है. और बी आर सी होल्ड कर रहा है, मतलब बी और सी कॉन्ग्रुएंट है. तो अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, बी और सी कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ए और सी भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि बी तो दोनों का, बी ए के लिए भी कॉन्ग्रुएंट है और बी सी से भी कॉन्ग्रुएंट है. ऑब्वियस सी बात है फिर ए और सी भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. इसका मतलब ए आर सी ऑल्सो होल्ड्स. ठीक है. इसका मतलब मेरा फंक्शन ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है. तो मेरा ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. ओके. सो इसका सही आंसर हो गया सी पार्ट. ठीक. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे. 29 में क्या बोला है? This saying consider a non-empty set consisting of children in a family. Consider a non-empty set. Consider a non-empty set consisting of children in a family, and the relation R is defined as A R B if A is a brother of B. ठीक है. मतलब एक रिलेशन डिफाइन करते हैं हम लोग ए आर बी का, और ये चिल्ड्रन इन फैमिली से है, जिसमें ए जो है बी का ब्रदर है. मुझे चेक करना है वापस वही चीज है, तो चेक करते हैं. मेरे को दिया हुआ है ए आर बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी. ठीक है. तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए. उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा ए आर ए. तो मैं खुद का भाई कैसे हो सकता हूँ? मतलब ए आर ए इज नॉट पॉसिबल. यू कैन नॉट बी अ ब्रदर ऑफ इट्स, यू कैन नॉट बी अ ब्रदर ऑफ योरसेल्फ. ठीक है. तो बेसिकली ये चीज नहीं पॉसिबल नहीं है ना कि मैं खुद का भाई हूँ, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. अभी चेक करता हूँ सिमेट्रिक के लिए. ए आर बी अगर होल्ड कर रहा है तो बी आर सी होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर लेट्स से ए इज माय ब्रदर, तो आई एम नॉट एज ब्रदर, बट ए इज माय ब्रदर. मतलब ऑब्वियसली बात है, कोई अगर आप इसको समझो कि आप अपनी बहन के भाई हो, लेकिन जो आपकी बहन है वो आपका भाई नहीं है. मतलब इसको ऐसे समझना पड़ेगा. इट इज स्लाइटली डिसकम्फर्टिंग, बट वो ऐसा ही है कि इफ यू आर ब्रदर टू समवन, if you are a brother of your sister, then your sister is not your brother basically. तो ये भी होल्ड नहीं करता. तो बेसिकली इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक. ठीक है. अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं. ए आर बी होल्ड कर रहा है, मतलब बी, मतलब ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, एंड बी आर सी होल्ड कर रहा है, मतलब बी इज अ ब्रदर ऑफ सी. मतलब मान लो कि, मतलब इसमें ऐसा मान लो कि तीन भाई की कंडीशन है. ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज अ ब्रदर ऑफ सी. ऑब्वियस बात है अगर ये दोनों भाई है ए और बी, और बी और सी भाई है, तो ऑब्वियस बात है ए और सी भी भाई होंगे. तो इसका मतलब क्या है? ए इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ सी, तो ए आर सी भी होल्ड कर रहा है. ठीक है. तो मेरा फंक्शन कम से कम ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव तो है. तो बेसिकली इट इज ओनली ट्रांजिटिव. तो देख लो कौन सा ऑप्शन है. सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक. हाँ, तो बी ऑप्शन सही है. बी ऑप्शन सही है. नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, नहीं ट्रांजिटिव है, वो नहीं है. ठीक है. तो ये हो गया 29. आगे चलते हैं 30 पे. क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा हुआ है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए इक्वल टू 1 to 3. इस पे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं ये अपने से पूछा है. ए इक्वल टू
1 2 3। ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है, मुझसे पूछा इस पर मैं कितने इक्विवेलेंस रिलेशन ड्राफ्ट कर सकता हूँ, मेरे को ड्राफ्ट करना है। ठीक है, तो करके देखते हैं। लेट्स से R1 इक्विवेलेंस होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं सबसे बेसिक लेता हूँ तो हो जाएगा 1,1 2,2 एंड 3,3। ठीक है, तो इक्वेशन तो ये हो गया कि मेरा R1 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। फिर एक रिलेशन में ये बना सकता हूँ R2 इक्वल टू, लेट्स सी, ये तीन तो मैंने ले लिया, 1,1 2,2 3,3, तो बेसिक ये तो लेने ही पड़ेंगे, तभी मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो ये तो हर में आएंगे। ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 तो आएंगे ही। ठीक है, 1 1 2 2 3 3, देन अब लेट्स से इसमें मैं 1,2 भी लेता हूँ एक। इसके साथ में अगर मैं कोई ऐड करूँ, लेट्स से मैं 1,2 ऐड करता हूँ, तो क्योंकि मेरा फंक्शन सिमेट्रिक है तो मेरे को 2,1 भी लेना पड़ेगा, तो मेरे को 2,1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, और 1,2 होल्ड कर रहा है, 2,1 होल्ड कर रहा है, तो 1,1 भी होल्ड करना चाहिए ताकि मेरा फंक्शन ट्रांजिटिव हो। और 1,1 होल्ड कर ही रहा है, तो 1,2 2,1 1,1 तीनों होल्ड कर रहे हैं, तो बेसिकली ये भी मेरा सही है। सिमिलर वे में मैं R3 बनाऊंगा, जिसमें मैं सेम करूंगा, बस मैं 1 2 की जगह 1 3 ले लूंगा। 1 2 की जगह ले लूंगा 1 3, और 2 1 की जगह ले लूंगा 3 1, 2 1 की जगह ले लूंगा 3 1। ठीक है, उसके बाद मैं वैसे ही R4 बनाऊंगा। R4 में क्या करूंगा, R4 में मैं 1 2 और 1 1 3 की जगह ले लूंगा 2 3 एंड एक में ले लूंगा 3 2। ठीक है, हो गया। और एक R5 में लूंगा जिसमें मैं सारे मिला दूंगा, सारे इसमें सारे कॉम्बिनेशन में मिला दूंगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वो मेरा जाएगा A से लेके A पे जाएगा, और इसमें मैं सारे रिलेशन ले लूंगा जितने मैंने लिखे, मैं R1 R2 R3 R4 में। ठीक है, तो उसको मैं A क्रॉस A से A स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, जिसमें मैं R1 R2 R3 R4 तीनों को सबको ऐड कर दूंगा, तो मेरा एक वो रिलेशन बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा R5। ठीक है, तो ऐसे करके मैं इसमें मैक्सिमम 5 रिलेशन बना सकता हूँ जो कि इक्विवेलेंस होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। मतलब इसका आंसर आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। इफ अ रिलेशन R ऑन द सेट 1 2 3 इज डिफाइंड बाय R1 2, देन R इज व्हाट। देखो, रिलेशन में कैसे डिफाइन हो रहा है 1 2, तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो 1 2 3 है, तो मेरे को कुछ भी नहीं बोला है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, मेरे को कुछ भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि मतलब ये इसलिए नहीं है कोई रिलेशन, क्योंकि एक तो आप 2 3 को डिफाइन ही नहीं कर रहे, तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता। सिमेट्रिक हो नहीं सकता, 1,2 और 2,1 नहीं है। ट्रांजिटिव वैसे नहीं है क्योंकि मैं सारे एलिमेंट्स नहीं ले रहा, तो मैं बात क्या करूँ। तो बेसिकली 31 का तो सिंपल है कि इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। फिर आगे चलते हैं 32 पे। 1 सेकेंड। तो 32 में अपने को बोला गया है, इन 32 this saying 32 this saying let the relation defined from A R B, it is A greater than equal to B. Okay, और अपने को बोला है कि चेक whether the function is equivalent symmetric transitive, मतलब अपने को वही तीनों चारों चीजें चेक करनी है। और ऐसे बोला है, देखो ये मैंने आपको शुरुआत में बोला चैप्टर के कि रिलेशन में सिर्फ यही चीज है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर अपने को इतना देखना आता है तो फिर रिलेशन इज डन, मतलब रिलेशन में आपसे इतना ही पूछेंगे, उससे ऊपर कुछ नहीं पूछेंगे बेसिकली। तो वो एक चीज है। तो फिर आगे चलते हैं 32 पे। इसमें बोला है, अपने को बोला है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो चेक करते हैं ए आर। ए चेक करेंगे पहले कि मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सही है, ऑब्वियसली बात सही है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी आ रहा है और ए इक्वल टू ए होता है, तो मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिकली चेक करेंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होल्ड कर रहा है, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू होल्ड करना चाहिए, लेकिन ये ट्रू नहीं है। हाँ, ये ट्रू होगा अगर मेरा ए और बी बराबर होंगे, बट
अगर ए सच्ची में बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं हो सकता, तो मेरा फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है। फिर मैं चेक करता हूँ ट्रांजिटिव के लिए, मतलब मेरे को दिया हुआ है क्या है, मेरे को दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात होगा, अगर ए बी से बड़ा है, मतलब लेट्स से 4 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, then 4 वुड बी ग्रेटर देन 1 ना, तो ए वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इक्वल टू कब होगा, इक्वल टू के केस में होगा जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो ये तो सही है, मतलब मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव नहीं, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये ऑप्शन सही है ए वाला। ठीक है, या फिर सिमेट्रिक नहीं है बेसिकली। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ए पर इज द सही, ए पर इज द राइट आंसर, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आगे चलते हैं 33 पे। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड कंसिडर रिलेशन। ये अपने को रिलेशन दिया हुआ है और अपने को पूछा है कि वही चीज वापस। तो देखो इसमें चेक करते हैं 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। चलो मतलब रिफ्लेक्सिव तो है एटलीस्ट। फिर आगे चेक करते हैं 1,2 है और 2,2 है, तो 1,2 होना चाहिए। ठीक है, फिर 2,3 है तो 1,3 होना चाहिए ताकि वो ट्रांजिटिव हो। 1,2 2,3 तो 1,3 भी होना चाहिए, चलो वो भी है। ठीक है, इसके अलावा 2,3 है, 3,3 है, ठीक है वो भी सही है। तो इसमें सारी कंडीशन होल्ड करिए, तो बेसिकली ये सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है, मतलब नहीं सिमेट्रिक पे चेक करना पड़ेगा। सिमेट्रिक के लिए हाँ 1,2 है बट 2,1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है ये। तो इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव क्यों, क्योंकि तीनों कंडीशन होल्ड कर रही है 1,1 2,2 3,3 की, लेकिन सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव भी है। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 होना चाहिए, 1,3 भी है, तो ट्रांजिटिव भी है। ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो बेसिकली 33 का आंसर हो गया ए पार्ट, इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, वही रीजन 1,2 है बट 2,1 नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हो गया 34 33। 34 पे चलते हैं, सॉरी 34। ओके, 34th में क्या बोला है, दे आर सेइंग द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। क्या दिया हुआ है इस बार, स्टार ऑपरेशन। ये दिया हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू, ए बी बाई टू। ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू सम क्यू नॉट इंक्लूडिंग टीचर। ये मेरे को फंक्शन दिया हुआ है, अब मेरे को बताना है द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन। इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा ये मुझे सोचना है। ठीक है, तो हाउ कैन यू डू दिस, इसमें देखो अपने को क्या करना है, अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट सोचना है। तो उस आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ भी मान लो, लेट्स से एक्स मान लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए स्टार एक्स इक्वल टू ए एक्स बाई टू। मैं उस आइडेंटिटी एलिमेंट को एक्स मान के चल रहा हूँ, तो ए स्टार एक्स हो जाएगा ए एक्स बाई टू। ठीक है, और क्योंकि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि जब मैं किसी एलिमेंट को किसी आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वापस वही वाला एलिमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि मैं ए को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे वापस ए ही मिलना चाहिए। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ए शुड बी इक्वल टू ए एक्स बाई टू, ए शुड बी इक्वल टू ए एक्स बाई टू। तो यहाँ से एक्स क्या निकलेगा, यहाँ से ए और ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट माई एक्स टू बी इक्वल टू 2। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 राइट आंसर है, मतलब सी पर इज द राइट आंसर। तो इसमें मैंने किया क्या, वो अगर समझ में नहीं आया तो समझ लो। बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है कि अगर आप उस आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वो एलिमेंट आना चाहिए। तो मैंने माना कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट को मैंने माना x, तो मैंने a को जब x से मल्टीप्लाई किया तो इसके हिसाब से आना चाहिए ax बाई टू, ax बाई टू आया। अब क्योंकि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो a और ax बाई टू बराबर होना चाहिए, तो वहां से मैंने निकाला कि x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें कुछ सोचने वाला नहीं है, जो सीधा सा क्वेश्चन है, यू हैव टू नो व्हाट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज, उस हिसाब से अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था 34th वाला। आगे चलते हैं 35th पे। इसमें क्या बोला है, इफ द सेट ए contains 5 elements and the set B contains 6 elements,
देन द नंबर ऑफ 1 to 1 एंड ऑन टू मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी इज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब पूछा जाता है कई बार, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अपने को पता है कि 1 to 1 मैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, 1 to 1 के लिए एक एक्स से एक ही वाई होना चाहिए, दो एक्स से एक वाई नहीं हो सकते। तो अपने को ए में दिए हुए 5 एलिमेंट्स और बी में दिए हुए 6 एलिमेंट्स, तो मैं 5 एलिमेंट्स को मेरे को मैप करना है 6 एलिमेंट्स से। तो बेसिकली मैं कितने तरीके से मैप कर सकता हूँ? मेरा जो सेट आएगा, मैं कितने तरीके से मैप कर सकता हूँ 5 एलिमेंट्स को, मतलब इसको ऐसे समझो कि मैं 5 एलिमेंट्स को कितने तरीके से मैप कर सकता हूँ। बेसिकली मैं 5 एलिमेंट्स को कैसे भी मैप करूँ, मेरा एक एलिमेंट हमेशा बचे रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बोला गया है कि मेरे पास 5 एलिमेंट्स, यहाँ पे एक 5 एलिमेंट्स मेरी डोमेन है और रेंज में मेरे 6 एलिमेंट्स है। लेकिन मैं 5 एलिमेंट्स को कैसे मैप कर लूँ? अगर मैं अलग अलग भी मैप कर लूंगा तब भी मेरा एक एलिमेंट बचा रहेगा। अगर मैं वो मैन्युअल मैपिंग करता हूँ तब तो मेरे एलिमेंट बचे रहेंगे, लेकिन अगर मैं वन वन मैपिंग भी करता हूँ तब भी मेरा एटलीस्ट एक एलिमेंट बचा रहेगा, क्योंकि मेरे को 5 एलिमेंट को मैप करने के लिए 5 ही कोडोमेन चाहिए बेसिकली। लेकिन मेरे को कोडोमेन में 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो बेसिकली मेरी रेंज और कोडोमेन को भी बराबर हो नहीं सकती। तो यहाँ पे कभी भी मेरा फंक्शन ऑन टू पॉसिबल ही नहीं है। वाई? बिकॉज माई जो मेरे को दिया हुआ है 6, वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगी 5 से, क्योंकि मेरे को 5 एलिमेंट्स को मैप करने के लिए 5 ही एलिमेंट्स चाहिए, लेकिन मेरे को यहाँ पे दिया है 6 एलिमेंट्स, तो मेरी रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। इसलिए माई फंक्शन मतलब नंबर ऑफ वन वन ऑन टू मैपिंग यहाँ पे 0 ही होगी हर केस में। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0, और 0 दिया हुआ है पार्ट सी में। ठीक, तो ये हो गया 35। 36 करते हैं। 36 में क्या बोला है? 1 second। दे आर सेइंग लेट ए इक्वल टू let a equal to 1 to n, मतलब 1 2 3 अप टू n। ठीक है, ये जा रहा है n तक, इज गोइंग अप टू n। ठीक, तो फिर मेरे को b दिया हुआ है, क्या? मेरे को b दिया हुआ है a कॉमा b, a कॉमा b। और मेरे को बोला है द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फ्रॉम ए टू बी। सर्जेक्टिव क्या होता है? सर्जेक्टिव वही होता है कि जो ऑनटू मैपिंग होती है उसी को मैं सर्जेक्टिव मैपिंग बोलता हूँ। ये ध्यान रखना है, ये मतलब इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आपको वन वन की जगह सर्जेक्टिव, ऑनटू की जगह सर्जेक्टिव लिखा होगा, उसका मतलब ये होता है कि जो मेरा फंक्शन है वो ऑनटू है कि नहीं, वो मुझे चेक करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सर नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैपिंग्स बोलिए ना, सर्जेक्टिव मतलब ऑनटू। तो बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। मतलब जो मेरे 1 to n एलिमेंट्स है उसको उनको मेरे को ए और बी दोनों से मैप करना है। भले ही मैं बी को एक से मैप करूँ और सबको ए से कर दूं, या सबको बी से कर दूं, और मतलब कम से कम एक मैपिंग दोनों से होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं 1 को मैप कर सकता हूँ दो तरीकों से, 2 को मैप कर सकता हूँ दो तरीकों से, 3 को मैप कर सकता हूँ दो तरीकों से। तो मैं हर एलिमेंट को दो तरीकों से मैप कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं इसको लिख के बताऊं तो 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश। ठीक है, डैश डैश चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे बस सिर्फ दो एलिमेंट है, ए और बी। ठीक है, तो बेसिकली मैं 1 को ए से मैप कर सकता हूँ, 1 को बी से मैप कर सकता हूँ, 2 को ए से मैप कर सकता हूँ, 2 को बी से मैप कर सकता हूँ, 3 को ए से मैप कर सकता हूँ, 3 को भी बी से मैप कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं हर एलिमेंट को 2 से मैप कर सकता हूँ। तो मेरे पास कितने सेट बनेंगे? मेरे पास बनेंगे 2 1 के लिए, इंटू 2 2 के लिए, इंटू 2 3 के लिए। ऐसे करके चलता रहेगा कब तक? जितने मेरे पास नंबर होता है। कितने नंबर है मेरे पास? n नंबर है ना। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, ये आएगा 2 की पावर n। लेकिन इसमें एक और कैच है, ये पहले तो ये आएगा 2 की पावर n। इसमें एक और कैच है, अगर मैं सब एलिमेंट्स को, क्योंकि मैं तो ऐसे कर रहा हूँ कि 1 किसी में मैप हो सकता है, 2 किसी में मैप हो सकता है, 3 किसी में मैप हो सकता है, n किसी में मैप हो सकता है, ये मेरी वो वाली कंडीशन है। तो इसमें एक केस वाला भी आएगा जब सारे एलिमेंट्स ए से मैप हो जाएंगे, और एक केस वाला भी आएगा जब सारे एलिमेंट्स बी से मैप हो जाएंगे। तो मेरे को वो दोनों केस को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे सारे एलिमेंट्स ए से मैप हो जाएंगे तो मेरा बी बच जाएगा, और अगर मेरे सारे एलिमेंट्स बी से मैप हो जाएंगे तो मेरा ए बच जाएगा। तो मेरी वन वन मैपिंग ऑन टू मैपिंग रहेगी नहीं, मतलब सब्जेक्टिव मैपिंग रहेगी नहीं। सब्जेक्टिव मेरे को क्या चाहिए? मेरे को सब्जेक्टिव में ये चाहिए ना कि मेरे सारे एलिमेंट्स कम से कम एक बार तो, मतलब मेरे ये वो कम से कम एक बार तो मैप हो। तो भले ही एक एलिमेंट से हो, लेकिन होना चाहिए। तो मेरे को वो वाला केस घटाना पड़ेगा, इसमें सारे ए से मैप हो रहे हैं या सारे बी से मैप हो रहे हैं। तो वो वाले दो केस माइनस करने पड़ेंगे। तो एक केस ए वाले के लिए, एक केस बी वाले के लिए। तो मेरा जो बेसिक आंसर आएगा वो आएगा 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, सो माई आंसर वुड बी
जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 पावर n -2। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा एंड इट इज गिवन इन द बी पार्ट। सो बी पार्ट इज माई राइट आंसर। ठीक, बी पार्ट मेरा राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है मुझे R डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये मुझे फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 1/x और मुझे बोला है कि इसमें देन f क्या होगा। तो पहले तो मेरे को बोला गया है कि जो फंक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो मेरे को दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, जो मेरा फंक्शन है वो जा रहा है रियल टू रियल। कहाँ जा रहा है? रियल से जा रहा है रियल पे। इज गोइंग फ्रॉम रियल टू रियल। तो रियल में तो सारे नंबर आते हैं, तो उसमें तो जीरो भी इंक्लूड है। तो अगर मैं यहाँ पे x को 0 डालूंगा तब तो मेरा एफ एक्स डिफाइंड ही नहीं रहेगा। अगर मैं x को 0 डालता हूँ तो मेरा एफ एक्स जो है वो चला जाएगा इन्फिनिटी। इनफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स डिफाइंड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मेरा फंक्शन किसी वैल्यू पे डिफाइन ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब मेरा फंक्शन डेफिनेट फंक्शन ही नहीं है। मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है बेसिकली। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन डी पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बोला गया है ना कि मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा ना। क्योंकि बेसिकली ऐसा समझो, अगर मेरे को कोई डोमेन दी हुई है और मेरे को बोला गया है कि मेरा फंक्शन इस डोमेन से इस रेंज पे जा रहा है, और उस डोमेन का एक एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा है। डिफाइंड नहीं हो रहा इन द सेंस, मतलब अगर आपको ये नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जब किसी वैल्यू पे मेरे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी जारी होती है या माइनस इन्फिनिटी जारी होती है, मतलब ऐसा कुछ आ रहा होता है कि मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। लेट्स से वो इन्फिनिटी जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि मेरा फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वैल्यू कम से कम इन्फिनिटी तो आ रही है ना। इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड एट ऑल। आप इन्फिनिटी कभी भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली 1/x में जब मैं x के लिए 0 डाल रहा हूँ तो मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और x इक्वल टू 0 एक डोमेन का ही पॉइंट है, क्योंकि मेरे को दिया हुआ है कि डोमेन में रियल नंबर्स की है और जो 0 है वो रियल नंबर में लाई करता है बेसिकली। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा 0 रियल नंबर में लाई करता है तो मेरा फंक्शन जो है वो डोमेन, हर डोमेन पे डिफाइन नहीं है। अगर वो x इक्वल टू 0 पे भी डिफाइन हो तो मैं बोलता कि मेरा फंक्शन डिफाइंड है, वरना मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है बेसिकली। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरा फंक्शन इज नॉट डिफाइंड और मेरा डी पार्ट सही आंसर है। ठीक है, फिर 38 से। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे 37 पे क्लोज करते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद 38 फ्रॉम आवर नेक्स्ट सेशन। सो आई होप आज जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। बेसिकली मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, दिस चैप्टर इज नॉट एट ऑल टफ। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको बस एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। रिलेशंस में वही 3 चीज आपको पढ़नी है, इक्विवेलेंस मतलब इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और फंक्शन में वन वन और ऑन टू वाली चीज पढ़नी है बस। उससे से यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मतलब अभी आपने देखा भी होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे देन दिस वन इज एक्चुअली इजी चैप्टर। सो आई होप जो मैंने आज बताया वो समझ में आया होगा। ओके, सो आगे का अपन लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं। थैंक यू।